अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरसानी की दरख्वास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने अलामती भूख हड़ताल। साबिक वजीर आजम इमरान खान का फोरेंसिक माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इंकार। अली अमीन गंडापुर की जेल में इमरान खान से मुलाकात में बन्नू वाक़े पर ब्रीफिंग और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के सपुर्द। तहरीक इंसाफ पार्टी सेक्रेटेरिएट आज एक बार फिर छापा और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती इन सरगर्मियों में अब PTI को डिजिटल दहशतगर्द करार देने की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में यह तासुर बहरहाल कायम रहा कि PTI के हवाले से कदरे नर्म गोशा रखती है, अब पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है। फारूक एच नाइक की जानिब से दायर अपील में अदालत से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। पीपल्स पार्टी ने अपील में मौकफ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाजे पर खामोश है। अदालती ऑर्डर आइन की तशरीह के असूल के मुनाफी है। अदालती फाइंडिंग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और फ्री कैन की गुजारिशात के बरअक्स हैं। अदालती ऑर्डर में 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। पीपल्स पार्टी ने अपनी अपील में मजीद मौकफ अपनाते हुए लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अरकान में से कोई अदालत पेश नहीं हुआ और 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार दे देना काबिले नजरसानी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी थी ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने मौकफ अपनाया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अपील में सवाल भी उठाए हैं कि क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए कि जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए कि जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसी जमात को दे दी जाए कि जिसने इलेक्शन लड़ा हो? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं कि जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट न जीता हो? और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? पीपल्स पार्टी की तरफ से नजरसानी अपील दायर करने पर गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून से होने वाले मुशावरती अवल में इत्तफाक किया गया। इससे पहले नून लीग की 3 खवातीन अरकान हुमा अख्तर चुगताई, माजबीन अब्बासी और सईदा आमना बतूल ने भी मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। तमाम इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद की हदायत जारी कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के बरअक्स गर्मियों की छुट्टियों के बाद रखने का फैसला कर चुकी है। 2-1 से किए गए इस फैसले से मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इख्तलाफ करते हुए कहा था कि अगर फौरी तौर पर नजरसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न की गई तो ये दरख्वास्त गुजारों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ होगा। जबकि इमरान खान का कहना है कि चीफ जस्टिस को ये नजरसानी दरख्वास्त सुनने में तो बहुत जल्दी है, लेकिन हमारी पेंडिंग दरख्वास्तें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। नजरसानी दरख्वास्तों का ये मामला अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद बस सितंबर में जेरे समाअत आएगा। लेकिन मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आने के बाद मरियम नवाज ने अदलिया पर शदीद तनकीद की और आज PTI ने मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का मुतालबा कर दिया है। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन-आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसकी इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ जरूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर छापों और पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमों के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत की तर्जुमानी करार दिया। DG ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की, एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी जरूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत और पाक फौज के तर्जुमान पर शदीद तनकीद के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया है। हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो। इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की,
तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज पार्टी सेक्रेटेरिएट पर छापे, रऊफ हसन की गिरफ्तारी और मुकदमात के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ आज से पहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक यानी 4 घंटे पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल कैंप लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। और आज ही वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की और इस मुलाकात में वजीर आला ने इमरान खान को पार्टी अमूर, बन्नू वाक़े और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने कल ही बन्नू अमायदीन से जिरगा किया और इस जिरगे में अमायदीन ने 11 मुतालबात सामने रखे। अमायदीन का पहला मुतालबा कि बन्नू में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मुखालिफत की जाए, अच्छे और बुरे तालिबान के मराकज़ का मुस्तकिल तौर पर खात्मा कर दिया जाए, सर्च ऑपरेशन के नाम पर मदारिस, घरों और अफराद के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार न किया जाए, जमा खान रोड अवाम की सहूलत के लिए बंद न की जाए, इलाके में तालिबान की पेट्रोलिंग का नोटिस लिया जाए और मकामी इंतजामिया को एक्शन का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, मकामी पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा और वसाइल और जरूरियात को पूरा किया जाए, बिला तफरीक एक्शन का मुकम्मल इख्तियार भी मकामी एहलकारों को दिया जाए, सीटीडी पुलिस को मुकम्मल फाल और दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, मदारिस, घरों पर बिला जवाब छापे ना मारे जाएं ताकि अवाम में इश्तियाल अंगेजी और बेचैनी ना फैले, बैट तालिबान के खिलाफ सीटीडी को मकामी सतह पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, दहशतगर्दी में जख्मी पुलिस एहलकारों का इलाज सीएमएच में किया जाए और तमाम जख्मियों को फौरी मुंतकिल किया जाए। बादशाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इन मुतालबात को सूबाई एपेक्स कमेटी में ले जाने का फैसला कर लिया है। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास अब जुमेरात को तलब किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस मामले पर इमरान खान से तफसीली बात की है। इमरान खान ने आज जेल में 3 मुख्तलिफ औकात में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुलाकात के लिए जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में खसूसी इंतजाम किए गए। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ किया ही नहीं। खान साहब ने एक बात बड़ी वजाहत से कही कि पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ नहीं। 14 मार्च को जमान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद पार्टी में यह फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो फिर एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनको सजा दीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी, छापों और खवातीन कारकुनों की बाजियाबी के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस पर शदीद भरमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि यह पुलिस स्टेट बन गई है कि जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना किया जाए, क्यों ना मैं पुलिस और FIA के हुकाम के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दूं। समाअत के दौरान DIG ऑपरेशंस, FIA के डायरेक्टर, साइबर क्राइम्स और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों की गिरफ्तारी डाली गई? 10 घंटे तक लोगों को वहां कैसे रखा गया? मेरे ख्याल से किसी को 10 घंटे हिरासत में रखकर मुकदमा दर्ज ना करना गलत है। वो लोग वहां से बाहर नहीं जा सकते, मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया। चीफ जस्टिस ने मजीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि 32 में से 10-12 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई, बाकियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि गिरफ्तारी तफ्तीशी अफसर की ख्वाहिश पर नहीं की जा सकती, कोई वजह होनी चाहिए। जिन 21 लोगों को 10 घंटे रखकर छोड़ दिया गया उनका स्टेटस क्या होगा? चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि आप किस कानून के तहत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया, क्या आपको वो सब मतलूब थे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA हुकाम से मुकालमा करते हुए कहा कि कोई कायदा कानून देखें। क्या आपको कानून का पता नहीं है? आप मामला मेरे सामने आ गया है तो इस पर कुछ ऑर्डर तो लिखूंगा ना। पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है कि जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है ना कि कोई काम कानून कायदे के तहत ना किया जाए। क्या मैं लिख दूं कि चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए? जो अदालती फैसलों के हवाले देने हैं दे दीजिए, मैं ऑर्डर लिखूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की पुलिस और FIA पर शदीद भरमी के साथ साथ दूसरी तरफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। दायर रेफरेंस में कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिकायत करंदा के मुकदमात में गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हैं और शिकायत करंदा के मुकदमात में जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इमरान खान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के। सर बताइएगा, हुकूमत
गिराने और बनाने के जरदारी साहब के दावों के बाद अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इतना अहम कदम उठाया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्या इसको इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात या आपसे किसी भी बातचीत का जो उन्होंने हाल ही में फिर से ना की है, उसके बाद उस तनाजुर में इस फैसले को देखा जाए? नहीं, हम इस तनाजुर में नहीं देखें। हम इदारों को, पीपल्स पार्टी का बड़े पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन इस जमहूरी अमल में तमाम इदारों का एहतराम भी ज़रूरी है। हम इदारों को लड़ाना भी नहीं चाहते। अब पार्लियामान, आपको पता है पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामान के साथ खड़ी होती है, पार्लियामान की मजबूती के लिए काम करती है। अब अदलिया, पहले तो पीपल्स पार्टी इसकी विक्टिम होती थी और उस वक्त तो कोई और खड़ा नहीं होता था, लेकिन तारीख का दायरा बदला है। अब आज वही लोग पीपल्स पार्टी से इमदादें भी मांग रहे हैं और पार्लियामान से भी उम्मीदें रखे बैठे हैं, जो कभी आप ये नजरसानी दरख्वास्त दायर करके पार्लियामेंट को मजबूत कर रहे हैं। देखें, जो आइन का इंटरप्रिटेशन है ना जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन कुछ आईनी हदूद से तजावज करेगा। आइन लिखने की तो सिवाय पार्लियामान के किसकी? तो आपको लगता है कि नून लीग सही कह रही है, आइन को रीराइट किया गया है इस फैसले से? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी टाइम लिमिट थी वो भी आइन में लिखी हुई है। हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी इलेक्शन रूल्स, जो इलेक्शन रूल्स हैं पार्लियामान ने बनाया ना, अगर उसमें अमेंडमेंट है तो पार्लियामान ने करने, पार्लियामान के अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा इशू था तो सुप्रीम कोर्ट वापस रेफर कर सकती थी। यहां तक तो लॉजिकली बात समझ आती है कि पीटीआई की या उस सुन्नी इत्तेहाद की सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। मानते हैं आप ये बात? देखिए, इस बात में वजन है ना, एक लॉजिकली बात होती है कि जी वोट मिला है एक जमात को, या वोट मिला है आजाद को, या ग्रुप्स को मिला है, उस ग्रुप्स का कोई पार्टी ज्वाइन करने में कोई कानून है। अब ये तो नहीं है कि एक दिन मैं आपको ज्वाइन करूं, दूसरे दिन मैं उसको ज्वाइन करूं। मैं ये बात समझ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि ये 3 दिन को 15 दिन की मोहलत कर देना आइन में कहीं नहीं लिखा, ये रिफर कर दिया जाता, मगर सिरे से लेकिन ये भी देखें, पीटीआई, अगर पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन लोगों ने तो फॉर्म भरा है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, 39 का तो जिन्हें डिक्लेरेशंस भी दिए, जिन्होंने डिक्लेरेशन दी है, उनका कोई लॉजिक बनता है। उसके बाद जिन्होंने अपने फॉर्म में कोई जमात लिखी नहीं, 41, तो 41 को कैसे आप कह सकते हैं कि आप भी पीटीआई बन जाएं? ठीक है, मगर आप ये कानून कहां, आइन देखे उसमें आइन कहां लिखा? मैं ठीक है, मगर अगर आप प्रामा फिशाई बादी नजर में ये हुआ तो फिर अगर देखे ना, मैं एक बात समझ गई, मगर मैं दूसरे अगर आप समझ जाए कि बल्ले का निशान गलत लिया गया, अब जो बहस छिड़ी, तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी तो किसी पर फिक्स करें। नदीम अफजल चंद साहब, 13 में से 8 जजेस का ये कहना था कि ये तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स बनती हैं, उनका हक है। 13 जजेस में से 11 का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन की ये गलती है कि उन्होंने इनको आजाद उम्मीदवार करार दिया, और ये कोताही है, ये गलत काम किया है, ये तहरीक इंसाफ की सीटें ही बनती थी, ये तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। तो सवाल सर, आपका हक नहीं बनता, आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, उनको मिले ना मिले आपको नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो आप फैसला आ गया है ना जी। नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स पार्टी का खड़ी है, जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं आप। जमहूरी इक़्तिदार की हम बात करते हैं, हम समझते हैं कि पार्लियामान का काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। हम नजरसानी के ऊपर ही गए ना, हमने अदलिया को गाली तो नहीं दी, और पीपल्स पार्टी कभी अदलिया को गाली नहीं देती। नून लीग देती है, वो उनकी इत्तेहादी है ना आपके, वो उनकी आदत है। अब मेरा सवाल का जवाब सर, आप कह रहे हैं कि बाकी सारे दे लेते हैं, 3 दिन देखिए ना, पीटीआई भी देती है, नून लीग सब देते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पीपल्स पार्टी नहीं देती, पीपल्स पार्टी नहीं देती, इसीलिए एक हैरत हुई, आज बड़ा शौक हुआ जब आप लोग नजरसानी दरख्वास्त दायर करके नजरसानी उसी अदलिया के पास गए। बिल्कुल गए, बाय राइट गए हैं, यू हैव अ राइट टू डू सो, बट माय क्वेश्चन ओवर हियर इज ऑन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज सर, क्योंकि आप आइन के और इलेक्शन एक्ट के 3 दिन वर्सेस 15 दिन को सवाल उठा रहे हैं, जिसमें वजन है। टेक्निकली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, मगर आप आइन में ही लिखी हुई ये बात कि प्रोपोर्शनली आपको रिजर्व सीट मिलेंगी, उसी तनासुब से मिलेंगी कि जितने वोट आपको दायर किए गए, आप उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहे। सो यू कैन से कि यार इनको नहीं मिलनी चाहिए, बट आपको मिलनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौकफ अभी बड़ा क्लियर है कि जिसकी सीटें हैं उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तहरीक इंसाफ, अगर हमारा हक नहीं बनता, अगर हमारे वोट नहीं है मुतनासिब नहीं, तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा जाती मौकफ ये है, ये पार्टी का, मुझे नहीं पता पार्टी की अभी क्या स्ट्रेटेजी है इस बारे में, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि वोट मिलते हैं जो पीपल्स पार्टी को मिलते हैं, जो नून लीग को मिलते हैं नून लीग को मिलते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये आपको भी नहीं मिलनी चाहिए? मैं अगर हमारा वोट नहीं है तो हमें नहीं मिलनी चाहिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है। और सर, ये इस मामले पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत नहीं चाह रही है अमल दरामद करना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी कह देता है कि अमल दरामद करेंगे, और मगर प्रेस रिलीज के अंदर मुकम्मल तरदीद और नफी भी करता है और कहता है ना हमने गलत इंटरप्रिटेशन की है, ना इसके हम कसूरवार हैं, कोई रुकावटें आई। कौन सी रुकावटें आएंगी अमल दरामद करने में? तो वापस रुजू करेंगे आप।
आप नून लीग का यहां भी साथ देंगे अगर इधर इंप्लीमेंटेशन ना हुई? मैं समझता हूं कि इस मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है। इस मुल्क में बड़ों को बैठकर कुछ फैसले करने की जरूरत है। कौन से बड़ों को? बड़ों को एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें जुडिशरी, जिसमें पोलिटिकल चीफ जस्टिस बैठे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, पोलिटिकल फोर्स, तमाम स्टेक होल्डर बैठे। कौन कौन? सारे ही हैं, आपको दो पता बड़े है। तो आपने बता दिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सदर मुमलिकत ज़रदारी साहब भी बैठे भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, शहबाज शरीफ साहब। ये बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये जो लड़ाई है ये मुल्क के फायदे में नहीं जा रही, ना अवाम के ये फायदे में जा रही, और ना इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है। मुल्क में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस लड़ाई की वजह से। अब अवाम इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इस लड़ाई को तवालत देने की कोशिश कर रहे हैं वो पीटीआई है या कोई और है, वो इस मुल्क के साथ खैर खाई नहीं कर रहा। और इस लड़ाई की तवालत पीटीआई दे रही है। पीटीआई तो जब देखें, हर वक्त आप लड़ाई के मूड में हो, आप बातचीत भी ना करना चाहिए, आप पार्लियामान के अंदर भी बात ना करना चाहिए, ना करें पार्लियामान के बाहर बात। पार्लियामान के अंदर छापे, गिरफ्तारियां, रेड, उनका सेक्रेटेरिएट का सील। मैं कहता हूं वो अदालतें हैं ना, अदालतें पुलिस स्टेट करार दे रही हैं सर, और अदालतें पुलिस स्टेट करार दे रही हैं, तो फिर पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं ना। तो इसमें ये काम अदालतों का, ये मीडिया का या मेरा या किसी और का काम नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत वक्त कह रही है कि ये एक शख्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, 9 मई की तो अनअपोलोजेटिकली और तरदीद करते हैं, हम सब करते हैं राइट, कि रेड लाइंस क्रॉस हुई इस मुल्क के अंदर, मगर एक और इदारे के ऊपर हमला और उधर के जजेस को कहना कि इनके जमीर बिक चुके हैं, जो मरियम साहिबा ने भी कहा। एक सेकंड, वो बात भी क्या रियासत को मजबूत करती है, कमजोर करती है? नहीं, जो भी देखें, अदलिया पे आप हमला करें या आप किसी फौजी इदारे पे हमला करें, वो कभी भी रियासत को मजबूत ये चीजें नहीं करती, या पार्लियामान पे आप हमला करें। आप ये वाली बातों के ऊपर स्टैंड देखिए, एक तबका है जो कह रहा है कि पार्लियामान पे आप हमला कर रहे हैं, एक तबका दूसरे को कह रहा है आप अदलिया पे हमला कर रहे हैं, एक कह रहा है कि आप फौज पे हमला कर रहे हैं। कोई भी ये पीपल्स पार्टी कोई सारा कुछ हो तो ना 3 में ना 13 में। नहीं सर बताइए ना, मेरी बात सुने ना, आपने अपने इत्तेहादी से कहा बैठ के कि जनाबे वाला अगर 3-13 में ये काम ना करें, अगर 3-13 में नहीं है हम, तो फिर हमें आपके पास बैठने की जरूरत है सर, बिकॉज आप लोगों से उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। आप जमहूरी इक़्तिदार की बातें करते थे, बिल्कुल हम आज भी करते हैं। आपसे ये उम्मीद है आज के आप राह रास्त के ऊपर लेकर आएंगे कि जब ट्रांसग्रेशन हो रही हो। आज भी हम आपसे यही कहते हैं कि नून लीग पीटीआई को कहें कि एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क को भंवर से निकालें। ये इन दो जमातों की जाती लड़ाई है जिसकी भीड़ पूरा मुल्क चढ़ा हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें, और इन दो जमातों की लड़ाई है। हाँ। ये इदारों के पीछे छुप के, ये लड़ाई तो पॉलिटिकल है, लड़ाई तो इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है। और सर आपकी खामोशी नींद नहीं, मुकम्मल रजामंदी नहीं है। इस मुल्क में सर पंजाब में डेफिनेशन लॉ आता है, इस मुल्क के अंदर आप लोग फायरवॉल्स लगाने की तैयारियां हुकूमत कर रही है, इस मुल्क के अंदर गला घोंट के सप्रेशन की जा रही है, इस मुल्क में फोन टैपिंग की इजाजतें दी जा रही हैं, इस मुल्क में ऐसे बजट्स आए जिसके ऊपर आपने सैलरीड क्लास तो क्या किसी अवामी इशू के ऊपर स्टैंड नहीं लिया, अपनी जाती नौयत की जो अग्रीमेंट्स थी उनके ऊपर अमल दरामद कराया, बट यही रोना रोते रहे कि हमसे मुशावरत नहीं की। बट यू आर कंप्लीटली कंप्लिसिट एंड हैंड इन ग्लव विद दिस गवर्नमेंट। नहीं, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। एक स्टैंड बता दें। नहीं, मैं बता देता हूँ, एक स्टैंड नहीं। हम अगर आज अब बैन कराने में भी मदद देंगे। मेरी पीपल पार्टी अगर ना होती तो आज से 3 साल पहले ही पीटीआई पे बैन लग चुका होता। आप रेजिस्ट करा रहे थे, ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके होते इस मुल्क में। 3 साल पहले 3 साल पहले जब ये मामला शुरू हुए, पीपल पार्टी ना होती तो ये इलेक्शन भी शायद ना होते। मैं ये भी आपको बता दूं। सर आप तो इलेक्शंस की नफी करते रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफी नहीं की, कभी नफी नहीं की। हमने तो हर रिग्ड इलेक्शन में, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ले, पीपल पार्टी कवर किया है। मैं आपको मेरी बात सुन, 88 से लेकर पीपल पार्टी का शहीद बीबी के इलेक्शन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी का हर इलेक्शन चुराया गया है। बीबी की शहादत के बाद भी हमारा इलेक्शन चुराया गया। हमने फिर भी कहा आगे चले। 2013 में कुछ सिर्फ पीटीआई विक्टिम थी। मेरी बात सुने, 2013 में विक्टिम कौन थी? सिर्फ नून लीग जीती इलेक्शन तो पीटीआई से विक्टिम नहीं, पीपल पार्टी भी विक्टिम थी। पीटीआई को भी 1-1 लाख वोटों से हराया गया था। हमने फिर भी पार्लियामान के साथ हम खड़े हो गए, डेमोक्रेसी के साथ ही खड़े हुए ना। पार्लियामान को डेमोक्रेसी का हम सिंबल समझते हैं। हम कभी अदलिया के ऊपर हमें
सजाए मौत दी गई, बड़ा बड़ा कुछ हुआ। आज की पीपल्स पार्टी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी देखिए मेरी बात, अभी आपको एक सवाल करूं, आप उसके जवाब में बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा। आपसे मुशावरत हुई अभी ऐवान सदर में जुमे के रोज, काबीना का इजलास कॉल ऑफ कर दिया वजीर आजम ने, ट्यूसडे वाला, कल वाला, अब आगे जाके फिर एक दफा रेफरेंस जो है कायम किया जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए? पीपल्स पार्टी की क्या राय है? अगर हम नजरसानी की तरफ जा रहे हैं, वापस सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का मशवरा पीपल्स पार्टी दे रही है, तो ये लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। अगर हम कह रहे हैं कि मामला अदालत, ये लड़ाई से बचा रहे हैं आप? बचा रहे हैं, जिसकी हक है सीटों के ऊपर उसको ना मिले, या बचा रहे हैं या वापस ना हक सीटें लेना चाह रहे हैं? अगर कैबिनेट कह दे कि किसी जमात को बैन कर दे, अगर हम उस चीज को मौखर करवा रहे हैं, किसी चीज को बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का गलत रवैया है? पीपल्स पार्टी बैन को मौखर करा रही है इस नजरसानी दरख्वास्त दायर करके। पीपल्स पार्टी कह रही है कि पार्लियामान के अंदर चीजें आए, पार्लियामान को अपनी लड़ाई लड़ने दें, कोई और इदारा पार्लियामान के बिहाफ पे न लड़े, या हम मीडिया के अंदर सिर्फ लड़ाइयां न लड़ते रहें, पब्लिक को प्रोवोकेट न करते रहें, इश्तियाल न पैदा करते रहें अवाम में। सर मुझे सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुंचे। पार्लियामान के अंदर जब डिबेट होगी, आप तो मुझे समझ नहीं आ रही सर कि आप देखें जजेस की अपॉइंटमेंट, रिजर्व सीट्स में नजरसानी दरख्वास्त दायर करके आप पीटीआई को बैन से कैसे बचा रहे हैं? ये लॉजिक समझा, ये आपको मैं 5-6 दिन बाद लॉजिक नहीं, अभी थोड़ा सा समझा देना। मैं अभी थोड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़े दिन बाद समझाऊंगा। आप और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनको पॉलिटिकल जमातों के तौर पर डील करना चाहिए, और जो पॉलिटिकल जमातों का रवैया कोई आमराना या पुरतशद्दद है, तो उनको भी हम समझते हैं कि मौका देना चाहिए, वो वापस कौमी धारे में आ जाए। बैन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कौमी धारे में है तो बैन नहीं होगा ना। हाँ, ये इज्तिमाई सोच है, ये इज्तिमाई सोच है, ये हमारी इज्तिमाई सोच है। हम मौका देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप रोजाना एक आए हर चीज के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें, गाली और ये सीट्स आप चाहते हैं उनको ना मिले, गो के आप ये भी एतराफ करें, आपका हक नहीं। मैं कहता हूं जिसका राइट है उसको, आपका राइट है, नहीं हमारा राइट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अजहर चंद हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी दो टोक बात कर रहे थे कि रिजर्व सीट्स पे ना पीपल्स पार्टी का राइट है ना किसी और का, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ का राइट भी नहीं है। तहरीक इंसाफ को बैन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बी राइट बैक। अमरीकी खुफिया सर्विस साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ्फुज में नाकाम, ऐवान नुमाइंदगान के चुपते हुए सवालात, शदीद तंकीद और कड़े एहतसाब की शुरुआत के बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बली चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। जमहूरी रियासतों में कोई फर्द एहतसाब से मुबर्रा नहीं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत के लिए बनाया गया सिक्योरिटी प्लान क्यों नाकाम हुआ? एक मुसल्लह हमलावर ट्रंप पर गोली चलाने में कैसे कामयाब हो गया? इंतखाब से चंद माह कबल साबिक सदर पर हमला खुफिया एजेंसी की बड़ी नाकामी है, मगर इदारा जवाबदेह है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बली चीटल ऐवान की कमेटी बराए निगरानी और एहतसाब ने द हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के सख्त तरीन सवालों और इस्तीफे के मुतालबों के साथ शदीद तंकीद का सामना किया। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बली चीटल फेस्ड फेयर्स ग्रिलिंग एट फर्स्ट हियरिंग ऑन द ट्रंप शूटिंग, और उसके फौरी बाद आज उनकी तरफ से इस्तीफा सामने आ गया है। कमेटी के अरकान ने सीक्रेट सर्विस से शवाहिद मांगे, सीक्रेट सर्विस से अंदरूनी मुआसलात, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजे गए पैगामात, नक्शे, डायग्राम्स और तकरीब से कबल के जायजे से मुतल्लिक तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात मांगी गई थी जो कि नहीं सप्लाई की गई। कमेटी के सामने अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बली चीटल ने तस्लीम किया कि उनका इदारा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला रोकने की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। किम्बली चीटल का यह कहना था कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर की हैसियत से मैं सिक्योरिटी की किसी भी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूं। कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन जेम्स कॉमर ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश के मामले में समाअत का आगाज करते हुए कहा कि सानेह को रोका जा सकता था और मेरा पुख्ता यकीन है कि डायरेक्टर चीटल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेम्स कॉमर का कहना था कि सीक्रेट सर्विस में हजारों मुलाजिमीन हैं और इसका बड़ा बजट है, लेकिन वो नाअहल साबित हुई है। कमेटी के रिपब्लिकन रुकन नैन्सी मेस ने खुफिया एजेंसी की नाकामी से मुतल्लिक तंदोतेज सवालात किए, डायरेक्टर के सामने ये सवालात किए। नैन्सी मेस ने फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। Most of my questions are going to demand a yes or no answer. Do you understand? I do. Okay, my first question. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No, thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question. Yes or no? I have admitted this is a terrible... This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure? Yes or no? Yes. Was this tragedy preventable? Yes or no? Yes. Has the Secret Service been transparent with this committee? Yes.
Would you say the fact that we had to issue a subpoena to get you to show up today as being transparent? Yes or no? I have always been Yes eager to or no? come You didn't and want to talk answer to the question. committee. We had to issue a subpoena to get you to show up today. That is not transparent, by the way. You stated earlier Secret Service is not political. Is that correct? Yes. Okay. Would you say leaking your opening statement to Punchbowl News, Politico's Playbook, and Washington Post several hours before you sent it to this committee as being political? Yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. So, Mr. Chairman, I would like to ask unanimous consent to enter into the record articles by Punchbowl News, Political Playbook, Washington Post, all done at 5:24 a.m., 6:12 a.m., 6:34 a.m., a solid 3 to 4 hours before this committee got your statement. Without objection, so ordered. Okay. Is the Secret Service fully cooperating with our committee? Yes. Okay. You say you're fully cooperating with this committee. On July 15th, this committee sent you a list of demands of information that we wanted. Has the Secret Service provided this committee a complete list of all law enforcement personnel that were there that day? Have you done that? Have you provided a list to the Oversight Committee? Yes or no? I will have to get back to you on that. That is a no. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman, completely dishonest. Mr. Chairman, I want to. Come on. We have to maintain decorum in this committee, no matter how have you provided upset we any get. and all memos to this committee that we've asked you on July 15th? Have you provided all memorandums within the Secret Service? I would have to get back to you on That is a no. You are being dishonest or lying. You're being dishonest here with this committee. These are important questions that the American people want answers to, and you're just dodging and talking around it in generalities. What time did law enforcement become aware that there was an individual on the roof with a clear line of sight to President Trump? I am still verifying timelines. Of course, 9 days in, you have no answers. How many minutes went by between the time law enforcement saw and took photos of Crooks and the shooting? How many minutes? I am still verifying timelines. 57 minutes. Thank you, Mr. Chairman, and I yield back. समात में शरीक ऐवान की दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने डायरेक्टर चीटल से सख्त तरीन सवालात किए कि जिनमें से बेशतर के जवाब में डायरेक्टर चीटल का कहना था कि सवालात के जवाब देने के लिए उन्हें FBI की जानिब से रिपोर्ट का इंतजार है। इस्तीफा देने से इंकार पर डायरेक्टर चीटल को ऐवान की ओवरसाइट कमेटी के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों नुमाइंदगान की शदीद भरमी का सामना करना पड़ा। कमेटी में मौजूद रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एंडी बग्स ने वो रिपोर्ट पढ़ी कि जिसके मुताबिक शूटिंग से 30 मिनट पहले मुतअद्दिद बार शूटर के बारे में सीक्रेट सर्विस के अमले को रिपोर्ट किया गया। अरकान कांग्रेस में शदीद तशवीश ये रही कि इसके बावजूद साबिक सदर को स्टेज पर क्यों जाने दिया गया। कमेटी में मौजूद कांग्रेसमैन रोहित खन्ना ने माजी में अमरीकी सदर रीगन पर होने वाले हमले के बाद मुस्ताफी होने वाले खुफिया एजेंसी के सरबराह का जिक्र किया और एक बार फिर इनसे कहा कि आपको क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए। Do you know what Stuart Knight did when he was in charge at the time of the Secret Service? You know what he did afterwards? He remained on duty. He resigned. If you have an assassination attempt on a president, a former president, or a candidate, you need to resign. That's what Stuart Knight did. He was a Republican appointee, and he took responsibility. And I think you need to reflect. This is not a question of you. It's a question of the American people. You cannot go leading a Secret Service agency when there is an assassination attempt on a presidential candidate. I would say that about anyone who is running. And so I guess my question to you is, what's the difference between your position and what Stuart Knight did? What I will tell you, sir, is that I am dedicated to finding the answers to what happened. And like every Secret Service agent, we don't shirk from our responsibilities. I will remain on and be responsible to the agency, to this committee, to the former president, and to the American public. But is there a reason you wouldn't just do what Stuart Knight did after the Reagan assassination attempt? I believe that I provided an answer. There's nothing more that you have to say? I mean, do you really believe at this moment, given how divided the country is and the questions asked, that your service in this role
is the best for the nation. I mean, I'm not saying you can't do public service again, you can't do something else again. Do you really genuinely in your heart believe that you being in this role is what's right for America at this moment? कमेटी में मौजूद अरकान को इंतहाई तशवीश थी कि बार बार सवालात के बावजूद भी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाई। न्यूयॉर्क से कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेस का यह कहना था कि एक ऐसे वक्त के जब इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पे हैं, द कंट्री इज हाईली डिवाइडेड, सवालात के जवाब हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अहम तरीन शख्सियात के तहफ्फुज़ का मामला है। It has been 10 days since an assassination attempt on a former president of the United States, regardless of party. There need to be answers. Again, this party, this committee, this is not a moment of theater. We have to make policy decisions, and we have to make them now. We do. And that may be and that may require legislation. That may require policy that we must pass in the immediate term. And without that, we are flying blind. So the lack of answers and the lack of report is just simply not something that we can accept here. How far away was that building from the president? It was approximately 200 yards. 200 yards. Now, the individual used an AR-15 in order to act out his assassination attempt. An AR-15 has a range of about 400 to 600 yards. My question is, why does the Secret Service perimeter, why is the Secret Service protective perimeter shorter than one of the most popular semi-automatic weapons in the United States? There are a number of weapons out there with a number of ranges. Again, an advance was completed. The determination of the perimeter, I'm not going to speak to specifics, but there are a number of factors that are taken into account when we determine our perimeter. Some of it has to do with terrain, some of it has to do with buildings, some of it has to do with assets and resources that are available. And so what I'm hearing is that a perimeter was not established outdoors in an outdoor venue that would prevent an AR-15, which is one of the most common weapons used in mass shootings, from being able to be within the range of Secret Service protection. Yes, please, feel free, Director. Ma'am, if I could just speak to something you said at the outset when you started your questioning. I want to assure you and everyone on this committee that I'm not waiting for a report to take action. We have been conducting analysis all along, and we have been adding additional features to our security details since this incident occurred. बिलाशुबा अमरीकी सदर पर जानलेवा हमला एक संगीन सिक्योरिटी फेलियर है। एहतसाब इस नाकामी का कलीदी हिस्सा है, जहां कोई भी मुबर्रा नहीं, ना ही कोई एहतसाब से मुबर्रा है या जहन में रखने की जरूरत है। निजाम पार्लिमानी हो या सदारती, फर्ज में कोताही का एहतसाब जरूरी है। और इसके साथ ही आज सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर इस्तीफा दे चुकी हैं। A very short break, we're going to be right back. ये कहानी उन 40 खानदानों की है जो सालाना अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकाल लेते हैं, और इस एडिंग एंड अबेटिंग में हुकूमत या रियासत का पूरा हाथ है। आईपीपीज की ये कहानी ऐसे पावर प्लांट्स की कि जो बिजली पैदा ना भी करें तो उन्हें कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए अदा किए जाते हैं। 2300 खरब रुपए का सर्कुलर डेट इसके अलावा है, और इस सर्कुलर डेट को खत्म करने या मुंजमद करने के लिए वही रियासत के जिसने पावर प्लांट से मुआहदे किए हैं वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर देती है। गुज़िश्ता माह बिजली की कीमतों में होश शबा इजाफे के बाद ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि अवाम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमती नाअहली का खिराज अदा करे। और फिर साबिक वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इजाज गोहर ने इस मुद्दे पर मुतअद्दिद एक्सपोस और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आईपीपी सेक्टर पर काबिज 40 खानदानों का जिक्र किया, और आज ये ऐलान कर दिया है कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की, उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया, फिर उसको 1000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो 0 पे चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एफपीसीसीआई और एप्टमा ने भी आईपीपीज मुआहिदों पर नजरसानी और फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा करते हुए यह कहा कि हुकूमत को फैसला करना होगा कि वो 40 लोगों को बचाना चाहती है या 40 खानदानों को या फिर 240 मिलियन पाकिस्तानियों को। कोई भी जिंदा नहीं बचना, सिर्फ वो लोग शायद बच जाए कि जो एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करते। एक बर्डन है जो 10 आदमियों पे जब उसमें से थक के गिर जाएगा तो
और 9 के ऊपर वो बर्डन डाल देंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की नहीं चल सकती इतनी महंगी बिजली पे। हुकूमत वक्त को ये फैसला करना है, ये कारखाने बंद कराने हैं या फिर आप हमें भी कैपेसिटी पेमेंट दे दें बंद कारखानों की। ये जो IPP एग्रीमेंट्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। जितनी बिजली जो बनाए उसकी पेमेंट हो। IPPs की कहानी का आगाज 80 की दहाई के आखिर में उस वक्त शुरू होता है कि जब 1986 में पहली IPP हब को पावर की संग बुनियाद रखी गई और फिर 1994 में पहली IPP पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स लगाने के मुआहदे किए गए। उस वक्त 28 रुपए फी यूनिट में से 18 रुपए के कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जाते थे, यानी कि अगर पावर प्लांट बिजली पैदा करे या ना करे उसे 18 रुपए फी यूनिट कुल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक अदा किए जाएंगे। डेटा के मुताबिक जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। IPPs को 3 माह में 450 अरब रुपए मिले और 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, मगर उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। इन पावर प्लांट्स में से 52% पावर प्लांट्स हुकूमती और 28% निजी शोबे की मलकियत हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट कैपेसिटी पर चलने वाले 3 प्लांट्स इस वक्त बंद पड़े हैं कि जिनमें पहले नंबर पर 1292 मेगावाट का हबको, दूसरे नंबर पर 140 मेगावाट का हबीबुल्ला कोस्टल पावर कंपनी और तीसरे नंबर पर 1638 मेगावाट का कैपको पावर प्लांट है। ये वाज़ेह रहे कि दीगर सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी कुछ खानदान नुमाया हैं जिनके नाम सामने आते हैं। फॉर इंस्टेंस यू हेयर अबाउट द तरीन्स, द तब्बाज, द दाऊद्स, मंशा साहब जैसे नाम बार बार सामने आते हैं। ये खानदान इतने ताकतवर हैं कि ये अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाते हैं और फिर इसे मंजूर भी करवा लिया जाता है। 3 पावर कंपनीज को देखा जाए तो पहले नंबर पर हब पावर को जनवरी में 2.6 अरब, फरवरी में 4.3 अरब और मार्च में 2.6 अरब रुपए अदा किए गए और हब पावर ने 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। नाज़रीन, 3 साल कबल IPPs और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे को गेम चेंजर करार दिया जा रहा था। यह दावा किया जा रहा था कि अब मुल्क में महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी किसी को। 1994 के मुआहदे हैं, 2002 के मुआहदे हैं और 2006 के मुआहदे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पे नजरसानी हो चुकी है और मुआहदे हो चुके हैं। हमारी सनत जो है उसको फायदा हो। गवर्नमेंट के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंशाअल्लाह इस जुमरे में आएंगे, उनके भी जो रेट्स हैं उस पर भी नजरसानी की जा रही है और वो भी एडजस्ट होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं कौम को IPPs से किए गए नए मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता हूं और यह भी कहा था कि इससे सर्कुलर डेट और बिजली की पैदावारी कीमत कम होगी। ये वही वक्त है नाजरीन कि जब IPPs के हवाले से तफ्तीश का फैसला करते हुए कमेटी भी तश्कील दी गई थी। मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को पेश की थी और फिर अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। पाकिस्तान में जो होता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। हालांकि वो कमाल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर कमेटी फॉर पावर सेक्टर ऑडिट, सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन एंड फ्यूचर रोड मैप के उन्वान से लिखी गई 288 सफात पर मुश्तमिल इट वॉज अ रिपोर्ट वर्थ रीडिंग। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि मुतअद्दिद पावर प्लांट्स ने जायद मुनाफा हासिल किया गया। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स ने 2011 से 18 के दरमियान तकरीबन 11 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। उस वक्त के हुकूमती वजीर नदीम बाबर के सबा पावर प्लांट्स ने तकरीबन 1 अरब जायद मुनाफा और 3 अरब रुपए से जायद डिविडेंड्स की सूरत वसूल किए। रजाक दाऊद के जो उस वक्त हुकूमती मुशीर थे, उनकी कंपनी रूश पावर ने 9 अरब रुपए लागत से लगाए गए पावर प्लांट से 30 अरब रुपए कमाए, जबकि उनकी एक और पावर प्लांट ऑल्टर्न एनर्जी ने तकरीबन 6.5 अरब रुपए कमाए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया था कि सब पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्लांट ने तकरीबन 10 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। इन दोनों प्लांट्स के मालिक नदीम बाबर हैं। इसी तरह JWD ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने तकरीबन 4 अरब रुपए का जायद मुनाफा कमाया और बजाय इसके कि इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होती, हीट ऑडिट की तब बातें हुई, बहुत गहराई में रिपोर्ट गई, मगर IPPs के साथ नया मुआहिदा करके इन सबको अकोमोडेट किया गया। गिवन दैट स्टेट एग्रीमेंट्स वर प्रेजेंट, अपनी जगह मौजूद थी, मगर अब जो डेटा सामने आया है इससे यह पता चल रहा है कि जिन IPPs को ही इस मुआहिदे के तहत फायदा पहुंचाया गया था, जैसे लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद रूश का फी यूनिट 745 रुपए में खरीदा जा रहा है और इस पावर प्लांट का प्लांट फैक्टर सिर्फ 4% है, 4%। मतलब कि ये प्लांट सिर्फ 4% की सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहा है।
कमाल नहीं हो गया? यहां यह भी बताना जरूरी है कि रूस पाकिस्तान पावर लिमिटेड डेस्कॉन का ही ज़ेली इदारा है। डेस्कॉन मारूफ बिजनेसमैन और तहरीक इंसाफ काबीना में बतौर मुशीर बराए कॉमर्स काम करने वाले रज़ाक दाऊद की मलकियत है। बकौल गोहर एजाज, इमरान खान की हुकूमत ने न सिर्फ रूस पावर के 160 करोड़ के डैमेजेस माफ किए, बल्कि इन अग्रीमेंट्स को रिन्यू करने का क्रेडिट भी लिया था। और साथ में और जिस वक्त ये मुआहिदा तय पाया वो अहम तरीन वजारत संभाले हुए थे। नाज़रीन, वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करते हुए पावर सेक्टर से मुतल्लिक एक मासूम सवाल किया कि कोई बता सकता है कि सलाहियत की अदायगी क्या है, लेना या अदा करना, पे एंड टेक एंड पे क्या है। नाज़रीन, बताते चले कि बगास से बिजली पैदा करने वाले एक आईपीपी चिन्योट पावर लिमिटेड के मालिक मौजूदा वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज ही हैं और उनके पावर प्लांट को 3 माह में 63 करोड़ से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की गई हैं। इसी तरह लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद नंदीपुर पावर प्लांट के जिसका प्लांट फैक्टर सिर्फ 8% है, इसे 15 अरब रुपए अदायगी की गई है और ये वही प्लांट है कि जिस पर खुलकर सियासत की गई। अगर दीगर आईपीपीज मालकान को देखा जाए तो हब पावर प्लांट एंग्रो और हबीबुल्ला ग्रुप की मलकियत में है। इसी तरह ऑल्टन पावर प्रोजेक्ट भी डेस्कॉन का ज़ेली इदारा है कि जिसके मालिक अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं। पाक जनरेशन पावर प्रोजेक्ट, निशात पावर, निशात चूनिया, लालपीर पावर प्लांट के मालिक मियां मंशा हैं और आईपीपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चारों प्लांट्स का मुनाफा देखा जाए तो वो तकरीबन 71.5 अरब रुपए बनता है। गुल अहमद एनर्जी के मालिक गुल अहमद ग्रुप है। सबा पावर प्रोजेक्ट और ओरियंट पावर प्लांट के मालिक एज वी टोल्ड यू तहरीक इंसाफ के दौर में मुशीर तवानाई नदीम बाबर हैं। डेविस एनर्गन प्राइवेट सैयद आबिद इमाम और सैयदा कुलसूम इमाम की मलकियत में है। सैयद आबिद इमाम फखर इमाम के साहबजादे हैं। इसी तरह सैफ पावर प्लांट सैफुल्लाह ग्रुप की मलकियत है। लकी पावर कंपनीज के मालिक मोहम्मद अली तब्बा हैं। जेडीडब्ल्यू यूनिट 2 और 3 इसके मालिक जहांगीर खान तरीन साहब हैं। और अब 101 आईपीपीज को देखा जाए तो 3 प्लांट्स सिफर यानी कि अ बिग जीरो सिफर सलाहियत पर चल रहे हैं। 70 प्लांट्स की इस्तेदाद कार यानी कि बिजली पैदा करने की सलाहियत कैपेसिटी तकरीबन 31% के करीब है, जबकि 13 प्लांट्स ऐसे हैं कि जो 50% से ज्यादा प्लांट फैक्टर पर बिजली जनरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, 25 से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। सादा अल्फाज में 85% आईपीपीज ने 50% से भी कम बिजली पैदा की, लेकिन उन्हें कुल कैपेसिटी के मुताबिक 100% अदायगी की गई। एक प्लांट तो ऐसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका प्लांट फैक्टर 4% था, उसे 7 अरब रुपए की अदायगी की गई। अब अगर बिजली खरीदारी को देखा जाए तो हुकूमत कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से तकरीबन 200 रुपए फी यूनिट और सोलर पावर प्लांट से फी यूनिट 50 रुपए में खरीद रही है। और अगर कुल अदायगी को देख लिया जाए तो वो तकरीबन 2 खरब रुपए बनती है। हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत ने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1929 अरब रुपए ऐसे अदा किए हैं कि जिनके एवज एक यूनिट बिजली भी वसूल नहीं की गई, यानी कि बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए का चूना जो आपको लगा है। अगर पेमेंट ब्रेकडाउन को देख लिया जाए तो आईपीपीज को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, जबकि 62% कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की गई। महज 3 साल गुजरने के बाद सर्कुलर डेट भी एक ऐसे अफरीद की सूरत इख्तियार कर चुका है कि जो हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि इसे काबू में करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और काबू किया भी कैसे जाए कि जब एक सेक्टर में तगड़ों की हुक्मरानी हो और तगड़ों से कॉन्टैक्ट्स हों। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।